सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे में 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 4th जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार के मूलभूत, इससे संबंधित आपका MCQ है। आज की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी है 18 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी है 25 वर्ष की आयु से। तो किसी भी व्यक्ति को जो मानव अधिकार प्राप्त होता है वो जन्म से प्राप्त होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1985, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1879, ऑप्शन डी है 20 जून 1920। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 5 सितंबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को, ऑप्शन बी है मानवाधिकार आयोग का गठन, ऑप्शन सी है मानवाधिकार आयोग की धारा 8 को, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मानवाधिकार का जो मैग्ना कार्टा है किसे कहा जाता है? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1994, ऑप्शन डी है 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये आपका 1993 में किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुई थी। इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए है देवराजन, ऑप्शन बी है हंस मेहता, ऑप्शन सी है दीवाराज, ऑप्शन डी है ऋचा पाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हंस मेहता। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में हुई थी। तो इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व है हंस मेहता के द्वारा किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी है 1994, ऑप्शन डी है 1995। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये आपका 1993 में किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक खाली स्थान है। ऑप्शन ए है गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 8 अध्याय 43 धाराएं, ऑप्शन बी है 12 अध्याय 20 धाराएं, ऑप्शन सी है 15 अध्याय 25 धारा, ऑप्शन डी है 16 अध्याय व 30 धारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितनी परिभाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 15। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितनी परिभाषाएं दी गई हैं? तो 15 परिभाषाएं दी गई हैं और अध्याय 2 में जो इसका अध्याय 8 है तो इस अध्याय 2 में 15 परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी है ज्योति मिश्र, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन डी है कमल प्रजापति। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है रिटायर्ड सॉलिसिटर जनरल को, ऑप्शन बी है उच्च
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर दूसरे न्यायाधीश को। ऑप्शन सी है नीति आयोग के सदस्य को। ऑप्शन डी है संसद के विपक्ष दल के नेता को। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको बनाया जाता है या फिर किसी अन्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ये आपका दिल्ली में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार में किस वर्ष संशोधन करके सदस्यों की संख्या 5 से कम करके 3 कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006, ऑप्शन डी है 2007। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी है ज्योति मिश्रा, ऑप्शन सी है फातिमा बीवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, रंगनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो प्रधान कार्यालय है ये आपका दिल्ली में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये आपका सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन संसद के कौन से अधिनियम के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? ऑप्शन ए है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1950, ऑप्शन बी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1963, ऑप्शन सी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2008। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय और धाराओं को विभक्त किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है अध्याय 7 धाराएं 40, दूसरा है अध्याय 8 धाराएं 43, तीसरा है अध्याय 8 धाराएं 42, चौथा है अध्याय 7 धाराएं 43। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अध्याय 8 धाराएं 43। तो रोमन अंक में भी इस तरह से लिख करके आपको ऑप्शन दे सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात बोल रहा है। अगर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय रहता तो फिर आप 10 अक्टूबर के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार है तो यहाँ पे आपका 10 अक्टूबर काम नहीं करेगा, बल्कि 10 दिसंबर। अगर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात होती तो आप 10 दिसंबर ऑप्शन को टिक करते तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की गई है तो यहाँ पे जो डेट है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय है तो 10 दिसंबर, अगर राष्ट्रीय है ये आपका 12 अक्टूबर 1993 ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछता है तो ये आपका 12 अक्टूबर 1943। अगर आपका पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछता है तब उसमें बताएंगे 10 दिसंबर 1948 को, लेकिन अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करता है तो यहाँ पे 12 अक्टूबर 1993 करेक्ट ऑप्शन आपका माना जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार संरक्षित करना,
ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार संरक्षित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्य कार्य होता है जीवन का अधिकार संरक्षित करना होता है, स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना होता है, समानता का अधिकार संरक्षित करना होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव अधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। ऑप्शन ए है प्रेरक तत्व, ऑप्शन बी है प्रेरणा आधार, ऑप्शन सी है मूल आधार, ऑप्शन डी है केंद्र बिंदु। तो मानव अधिकार जो होते हैं किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए मूल आधार होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 12, ऑप्शन बी है धारा 6, ऑप्शन सी है धारा 8, ऑप्शन डी है धारा 15। तो मानवाधिकार की किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो धारा 12 के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर भी हमने नहीं डाला है समय अभाव के कारण, इसको आप लोग मैनेज कर लेना। अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है। तो ये राज्य सूची से संबंधित मामलों की जांच के साथ समवर्ती सूची के मामलों की भी जांच करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन को मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1986, ऑप्शन डी है 2005। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आपका 1990 में पारित हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन डी बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। अगर आप अध्यक्ष को निकाल देते हैं तो टोटल सदस्यों की संख्या 6 बचती है। तो प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, अगर अध्यक्ष के साथ पूछेगा तब 7 लिखेंगे, अगर केवल सदस्य पूछेगा तब जो है 6 लिखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दोनों लोग ही नियुक्त किए जा सकते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में ए और बी दोनों ऑप्शन को ऐड किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन ए है सलाहकारी, ऑप्शन बी है बाध्य, ऑप्शन सी है शक्ति विहीन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश है उसकी प्रकृति सलाहकारी है,
इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मानवाधिकार कब से प्राप्त होता है? तो किसी भी व्यक्ति को जो मानवाधिकार है वो उसके जन्म से प्राप्त होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो मानवाधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा है, ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी है 12 दिसंबर 1950। फिर से देख लेते हैं ऑप्शन। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी है 12 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1951। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी मानवाधिकार की, तो ये आपकी 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मानवाधिकार का जो मैग्ना कार्टा है वो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2 बार रिपीट हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मार्च, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन डी है 12 अक्टूबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये आपका 10 दिसंबर 1948 को लागू हुआ था, इसलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो उसमें आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1994, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर 1995, ऑप्शन डी है 14 दिसंबर 1995। तो उसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम या फिर शॉर्ट वीडियो में जो भी आपका ह्यूमन राइट्स का सिलेबस है उसकी वीडियो हम बना देंगे शॉर्ट में, आप वहाँ से इसका सिलेबस देख सकते हैं, या फिर किसी क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे, या अभी देख लेते हैं कि क्या है। ये आपका MA-MSc 4th सेमेस्टर होम साइंस पेपर, ये आपका 4th है। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया है, इसी को देख लेते हैं कि क्या सिलेबस में पढ़ना है। इसमें जो है यूनिट्स भी है और आपका टॉपिक भी है। तो यूनिट में आप देखेंगे, सेकंड यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नीड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें जो है ह्यूमन राइट्स का परिभाषा पूछा, ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता को पूछा है, और जो भी मानवाधिकार के प्रकार हैं उसके बारे में पूछा है कि फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इन डिस्कस ऑन ह्यूमन राइट्स, फैक्टर्स ऑफ एक्सक्लूजन, सोशल इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल एथिकल। थर्ड यूनिट में है रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी एंड चाइल्ड हिमसेल्फ इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स of women, gender equality, physical assault and sexual harassment, domestic remedial measures, children protection and survival rights। फोर्थ यूनिट में है फ्रेमवर्क ऑफ सोशल एक्शन, रूल ऑफ स्केप इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कंट्रीब्यूशन प्रोविजन इन इंडिया। ये आपका मतलब थर्ड यूनिट है, और इसके नीचे ये आपका फोर्थ यूनिट यहाँ पे होगा। ये आपका गलत मिसप्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट हो गया, ये थर्ड हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ में पढ़ना है नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉ, initiative and non-initiative programs and services, RTI, right to information, 2005 framework of UNO, Universal Declaration of Human Rights, 1948 8। तो ये आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।